नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और अभी आप अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल में हम लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, वन लाइनर और फैक्ट्स के थ्रू करा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? ये क्वेश्चन आता है, वन लाइनर क्वेश्चन है और हमेशा आता है। तो ये लैटिन भाषा के क्लासेस शब्द से बना है जिसका मतलब होता है श्रेणी विभाजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की परिभाषा क्या है? तो वर्गीकरण की परिभाषा जो हमारे राइटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो अगर चार्ल्स सेमीकटर जी के अनुसार देखा जाए वर्गीकरण क्या है, तो वर्गीकरण एक विषय या समान विषय पर लिखी गई पुस्तकों एक साथ एकत्रित करना, लिखी गई पुस्तकों को एक साथ एकत्रित करना पुस्तक वर्गीकरण है। इनने क्या कहा था चार्ल्स सेमीकटर ने कि जो एक विषय या उससे रिलेटेड समान विषय पर जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं उनका जो भी डेटा है उनको इकट्ठा करना पुस्तक का वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। अगर रंगानाथन जी के अनुसार देखा जाए तो रंगानाथन जी ने क्या कहा है कि निश्चित योजना के अनुसार विशिष्ट विषयों को क्रम संख्या की कृत्रिम भाषा में प्रेरित करना ही पुस्तक वर्गीकरण है। जैसे क्या बोल रहे हैं कि विशिष्ट योजना मतलब किसी एक पर्टिकुलर योजना के अनुसार, ठीक है, विशिष्ट विषयों, कुछ इंपॉर्टेंट विषयों को क्रम की संख्या, ठीक है, क्रम की संख्या की कृत्रिम भाषा में परिणत करना ही पुस्तक वर्गीकरण है। ठीक है। अगर WCB शेयर्स के द्वारा देखा जाए, शेयर्स ने क्या कहा है, तो शेयर्स के अनुसार पुस्तक वर्गीकरण, इनके अनुसार पुस्तक वर्गीकरण पुस्तकों को फलकों पर व्यवस्थित करना अथवा पुस्तकों को पाठकों के लिए अत्यधिक उपयोगी बनाने का विवरण क्या कहलाता है? पुस्तक वर्गीकरण कहलाता है। मतलब वर्गीकरण में क्या है कि किसी चीज़ को मतलब डिस्क्राइब करना, कुल मिला के विभाजित करना या मतलब अलग अलग करना है ताकि अपने को ढूंढने में आसानी हो सके। ठीक है। अब नेक्स्ट है जो हमारे नेक्स्ट राइटर हैं, ये क्या बोलते हैं कि प्रोफेसर J.S. मिल, इनके अनुसार, प्रोफेसर J.S. मिल के अनुसार पुस्तक वर्गीकरण साहित्य में ज्ञान की खोज के लिए समय बचाने का यांत्रिक क्रिया है। मतलब इनका वही जो मैं अभी बता रहा था कि क्या नाम है, किसी चीज़ को खोजने में आसानी बनाना, ठीक है, लोगों को समझने लायक बनाना, वही चीज़ क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि पुस्तक वर्गीकरण साहित्य में ज्ञान की खोज के लिए समय बचाने की आंतरिक क्रिया। ये सीधे डेफिनेशन सीधे आ जाती हैं कि ये किसने कहा है, ये इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 4 पॉइंट दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कि कौन सा सही है। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से करिए। नेक्स्ट है, पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? ये भी सही चीज़ है। ठीक है, कि पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई ये भी तो पता होना चाहिए। तो ज्ञान और साहित्य को सुव्यवस्थित करने के लिए पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। ठीक है। जो अपना विभाजन, श्रेणी विभाजन, जैसे कि एक बुक है उसके 10 पार्ट हैं, ठीक है, तो अगर हम उसको क्लासिफाइड कर दें उनको तो अपने को आसानी हो जाएगी। ठीक है, ढूंढने में, कोई भी चीज़ ढूंढने में और अपने को कोई भी चीज़ जानने में आसानी हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि ज्ञान और साहित्य को सुव्यवस्थित करने के लिए हमको पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान का वर्गीकरण योजना, ज्ञान वर्गीकरण योजना के कितने प्रकार हैं? जो ज्ञान वर्गीकरण है वो योजना के प्रकार कितने हैं? 2। एक होता है नोटेशन और एक होता है विदाउट नोटेशन, मतलब अंकन सहित और बिना अंकन के। नेक्स्ट अगर चलते हैं तो इसमें देखा कि ये पूछा गया नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन कब हुआ था? नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन हुआ था 13 जुलाई 2005 को और सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में हुआ था। और उस टाइम पे जो क्या कहलाता है प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आता है कि किस प्रधानमंत्री की
मतलब देख रेख में हुआ है, उनके अंडर में हुआ है। ठीक है, तो ये 13 जून 2005 को सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में तथा इसको जुलाई 2014 में विघटित कर दिया गया था। नेशनल नॉलेज कमीशन जो है उसको विघटित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि पुस्तक ज्ञान का द्वार है, पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन ने का ये कथन था कि पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य क्या हैं? ठीक है, तो राष्ट्रीय वही नेशनल कमीशन आयोग के कार्य हैं, तो सर्वेक्षण करना, विचार विमर्श करना, ठीक है, कार्य करने वाले संगठनों का गठन करना और सिफारिशों पर अमल करना, जो भी लाइब्रेरी से रिलेटेड सिफारिशें हैं उन पर अमल करना। तो ये आता है कि नेशनल, ये 1 पॉइंटर में आता है। नेक्स्ट है ज्ञान मीमांसा विषय का संबंध किससे है? ज्ञान मीमांसा विषय का संबंध किससे है? तो नॉलेज क्लासिफिकेशन तथा विषय निर्माण विधि से। जो ज्ञान मीमांसा विषय का संबंध है नॉलेज क्लासिफिकेशन से तथा विषय निर्माण विधि से है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी लिटरेचर क्या है? लाइब्रेरी लिटरेचर है अनुक्रमणीकरण पत्रिका। नेक्स्ट है एशियन रिकॉर्डर कहाँ से प्रकाशित होता है? ये एक पत्रिका है एशियन रिकॉर्डर, ये कहाँ से होता है? नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। इंडेक्स मेडिकस का प्रकाशन अवधि क्या है? ये आता है इंडेक्स मेडिकस की प्रकाशन अवधि क्या है? तो ये मंथली है, मतलब कि मासिक। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है संदर्भ सेवा के अंतर्गत पाठकों को दीक्षित करने का अर्थ क्या है? कि पुस्तकालय से परिचय कराना, मतलब पाठकों को मतलब दीक्षित करना है ना पुस्तकालय में, तो पुस्तकालय से परिचित कराना, पाठकों को दीक्षित करने का मतलब संदर्भ सेवा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो है क्या पूछा है कि किसी पुस्तकालय की अधिकतम उपयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है? यदि कोई पुस्तकालय है उसका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो कैसे संदर्भ सेवा के द्वारा अपन बढ़ा सकते हैं? रेफरेंस सर्विस जो किसका कहलाती है उसके थ्रू हम बढ़ा सकते हैं। जैसे एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि संदर्भ सेवा में क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ यार वो पुस्तकालय सही है, वहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं, आप किसी और से बोलो, वो किसी और से बोले, ठीक है, तो एक कुल मिला के एक रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत आ जाता है। तो किसी पुस्तकालय की अगर अधिकतम उपयोग बढ़ाना है तो अपन किसका यूज करेंगे? संदर्भ सेवा का। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम संदर्भ विभाग का गठन कहाँ पे हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम जो संदर्भ विभाग का गठन हुआ था मद्रास यूनिवर्सिटी में, मद्रास विश्वविद्यालय में हुआ था इसका संदर्भ विभाग का गठन। तो नेक्स्ट क्या पूछा है कि संदर्भ सेवा के कितने अंग होते हैं? तो संदर्भ सेवा के 2 अंग होते हैं। ये पूछ लेता है कि अंग कितने होते हैं, तो अपन सिंपल सा 2 अंग होते हैं। अगर पूछ ले कि कौन कौन से अंग होते हैं, तो एक त्वरित संदर्भ सेवा, एक विस्तृत संदर्भ सेवा, ये 2 संदर्भ सेवाएं होती हैं। इसके जो 2 अंग हैं तो दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं, आप इसको याद रखिएगा। अनुक्रमणीकरण पत्रिका किस स्रोत की सूचनाएं देती हैं? अनुक्रमणीकरण पत्रिका जो है प्राथमिक स्रोत की सूचना देती हैं। तो दोस्तों यदि आप कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ जो आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मेरा है कि जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ वो आप तक पहुँच जाए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने 2-3 बुक को छाँट कर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकन मतलब नोटेशन सहित ज्ञान वर्गीकरण की कितनी विधियाँ हैं और कौन सी विधियाँ हैं? मतलब जो ये आता है कि नोटेशन होता है उनकी विधियाँ और उनके नाम आता है। तो विधियाँ, अगर सिर्फ विधियाँ को क्वेश्चन पूछता है तो विधियाँ हैं 7, और अगर उनके नाम पूछता है तो एक डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये कब आई थी? 1875 में। फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम ये 1904 में विकसित हुई थी। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम ये 1995 से 1905 में ये विकसित हुई थी। ये आता है कि तो क्या कहलाता है, सबसे पहले विकसित हुई थी तो 1995 में, और उसको मॉडिफाई कब किया गया? तो 1905 में, याद रखिएगा। ठीक है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम 1891 में विकसित हुई थी। कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम 1933 में। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम 1935 में। और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम मतलब कि विषय क्लासिफिकेशन स्कीम ये हुई थी 1906 में। तो आप इनको याद रखिएगा कि नोटेशन की विधियाँ पूछे तो 7 होती हैं, उनके नाम पूछे तो ये बता दीजिएगा।
इनमें से कई बार क्वेश्चन आता है कि किसी 3 विधियों के नाम दे देंगे, चौथी विधि नहीं देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक व्यवस्था तो होती है अपूपा। अपूपा व्यवस्था क्या होती है? तो अपूपा जो है ये रंगानाथन के संसर्ग अनुक्रम व्यवस्था में को अपूपा कहते हैं। याद रखिएगा, पूछता है तो संसर्ग अनुक्रम व्यवस्था को अपूपा कहते हैं। और अपूपा का मतलब क्या होता है? ए फॉर असंबंध लेख मतलब एलियन रिकॉर्ड, पी फॉर आंशिक प्रबंध लेख किन्ने पेनुमरल रिकॉर्ड, यू फॉर पूर्ण संबंध लेख अम्ब्रल रिकॉर्ड, और पी फॉर आंशिक शब्द लेख मतलब पेनुम्ब्रल रिकॉर्ड, और ए फॉर क्या होता है? पूर्ण असंबंध लेख मतलब कि एवन रिकॉर्ड। इसको आप याद रखिएगा। तो अब इसमें उसका बताया गया है कि इसका अर्थ क्या होता है अपूपा। यदि इसका अर्थ है कि सर्वाधिक संबंध पाठ सामग्री को सहायक क्रम में रख दिया जाता है तथा अन्य पाठ सामग्री संबद्धता के अनुसार इसके दोनों ओर रख दी जाती है, इसका ये अर्थ होता है अपूपा का। अब चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर ओजी कैतने हैं, इन्होंने क्या बोला था कि वर्गीकरण, इनके अनुसार वर्गीकरण की सीमाओं का सांख्यिकी अध्ययन करने के पश्चात यह सुनिश्चित किया कि ज्ञान का क्रम परिवर्तनशील होने के कारण भी वर्गीकरण पद्धति में पूर्णतः स्थायित्व सदैव बना रहता है। ये इन्होंने बताया है, इसको आप याद रखिएगा। ये आता है कि इनका कथन बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है फिलिप महोदय का एक कथन था। इन्होंने बोला कि जब लेखक चिन्ह अथवा लेखक संख्या को अंकन के साथ इसके अनुषंगी के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो इसे ग्रंथ संख्या कहते हैं। अब ये आता है कि ग्रंथ संख्या किसे कहते हैं? तो फिलिप महोदय के अनुसार जब लेखक चिन्ह अथवा लेखक संख्या को अंकन के साथ इसके अनुषंगी के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो इसको क्या कहेंगे? ग्रंथ संख्या कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय पुस्तकालय संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1933 को भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई थी। ग्रंथ कूपन पद्धति की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो यूनेस्को के द्वारा की गई थी। ग्रंथ कूपन पद्धति की व्यवस्था यूनेस्को के द्वारा की गई। परीक्षण एवं संरक्षण किसने प्रारंभ किया? तो इफ्ला ने प्रारंभ किया था परीक्षण एवं संरक्षण पुस्तकालय का। नेक्स्ट है फ्यूजन, जो फ्यूजन का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण। इंग्लैंड में पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण स्कूल क्या है? ठीक है, तो इंग्लैंड में जो पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण स्कूल का नाम क्या है? ठीक है, तो लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, ये पूछा जाता है। फिर आकार, एक और पॉइंट है कि आकार रूप के आधार पर वर्गीकरण को क्या कहते हैं? तो इनको प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। आकार रंग रूप के आधार पर, ये तीनों हैं, कॉमा लगाना भूल गया था। आकार रंग रूप के आधार पर वर्गीकरण को हम प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। गुजरात पुस्तकालय अधिनियम 2000 में लागू हुआ था। और इंडेक्स ट्रांसटेनियम का प्रकाशन ALA करता है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इंडेक्स ट्रांसलेशनियम का प्रकाशन करता है। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि UDC के अंग्रेजी संस्करण का कार्यवर्ष 1985 में समाप्त हुआ तथा इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रलेख महासंघ FID से अनुबंध के अधीन ब्रिटिश मानक संस्था द्वारा BS 1000/M प्रदान किया गया। ठीक है, डॉक्टर रंगानाथन ने अपने जीवन काल में अर्जित 1 लाख का दान 1965 में मद्रास विश्वविद्यालय के लिए किया था। तो इन्हें आता है कि पहली बार इन्होंने 1 लाख का दान कब किया गया था? तो 1965 में किया था। और कहाँ किया था? तो मद्रास विश्वविद्यालय में किया गया था। अगला पॉइंट है 1895 में पॉल ऑर्टलेट तथा हेनरी लाफोंटेन ने UDC मतलब यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन किया था। तो ये आता है UDC का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो पॉल ऑर्टलेट और हेनरी लाफोंटेन ने कब किया था? तो ये किया था 1895 में। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तक वर्गीकरण का प्रकाशन। पुस्तक वर्गीकरण का प्रकाशन सर्वप्रथम मद्रास पुस्तकालय अधिनियम
संघ 1833 में किया गया था। पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रकाशन याद रखना, पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो मद्रास पुस्तकालय संघ ने वर्ष 1933 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पुस्तकालय में दशमलव वर्गीकरण पद्धति के आधार पर पुस्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि पुस्तक का वर्गीकरण किस पद्धति के आधार पर किया जाता है? तो दशमलव वर्गीकरण पद्धति के आधार पर तथा सूचीकरण के लिए ALA सूचीकरण नियमों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है DDC डेबी डेसिमल क्लासिफिकेशन का विकास 1876 में एम्सहर्स्ट कॉलेज लाइब्रेरी में मेलविल डेवी ने किया था। तो ये आता है DDC का विकास किसने किया? तो मेलविल डेवी ने किया। कहाँ किया? तो एम्सहर्स्ट कॉलेज लाइब्रेरी में किया। और कब किया? 1876 में किया। नेक्स्ट है UDC में अब तक 23 भाषाओं में समुचित संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये पूछा जाता है कि कितनी भाषाओं में समुचित संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो ये 23 भाषाओं में समुचित संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। सीयर्स ने ग्रंथ संख्या की निर्माण पद्धति को ग्रंथालय वर्गीकरण की एक आवश्यक सामग्री माना था। तो ये इनका कथन आता है, तो ये आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हम UDC में प्रयुक्त सिंबल और उनके कार्य। UDC में प्रयुक्त सिंबल और उनके कार्य। तो देखिए, धन मतलब कि प्लस का चिन्ह किसके लिए होता है? गैर अनुगामी अंकों को संयुक्त करने के लिए। गैर अनुगामी अंकों को संयुक्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? अंकन का प्लस का चिन्ह होता है। स्ट्रोक मतलब फॉरवर्ड स्लैश जैसा होता है। तो इसका यूज किस लिए होता है? अनुगामी अंकों को संयुक्त करने के लिए। प्लस का गैर अनुगामी और स्ट्रोक का अनुगामी। ठीक है। द्विबिंदु कॉलन का यूज कहाँ होता है? समान महत्व की संबंधित दो अथवा दो से अधिक अवधारणाओं को संयुक्त करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जैसे अपने कोई भी दो चीज़ इक्वल देखी होंगी, तो अब बोलते हैं ना इसका संबंध इससे है, तो अपन लिख देते हैं। ठीक है, A/B। ठीक है, तो ये समान महत्व की दो अवधारणाओं को संयुक्त करने के लिए कॉलन का यूज होता है। अब इक्वल मतलब कि बराबर साइन का यूज होता है 4 भाषा विज्ञान खंड के उपविभाजनों के लिए। फिर अपन कोष्टक का यूज किस लिए करते हैं? तो कोष्टक का यूज मतलब ब्रैकेट प्लेस नोटेशन विषय की भौगोलिक सीमा को दर्शाता है। प्लेस नोटेशन मतलब कि इसमें क्या है? कोष्टक मतलब देखा होगा कि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को इस कोष्टक के अंदर लिख देते हैं, तो वो इसकी क्या करता है? भौगोलिक सीमा दर्शाएगा कि इसका जैसे इसका इतने ये मतलब है। ठीक है, तो वो दर्शाता है। तो नोटेशन मतलब इसमें कोष्टक का यूज किसके लिए होता है? प्लेस नोटेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है इंडो अरबी अंकों के साथ कोष्टक मतलब कि कोष्टक फिर 0 ... तो ये किस चीज़ के लिए होता है? प्रलेख में प्रदर्शित भौगोलिक रूप दर्शाने के लिए। प्रलेख में प्रदर्शित भौगोलिक रूप दर्शाने के लिए। इक्वल पर कोष्टक ... मतलब कि कोष्टक के साथ समान मतलब कोष्टक के साथ इक्वल, इसका राष्ट्रीयता तथा प्रजाति को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। फिर उल्टे कॉमा का यूज किस लिए होता है? समय को दर्शाने के लिए। फिर डॉट प्लस 0 मतलब शून्य बिंदु और शून्य दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज होता है। हाइफन अवधारणाओं के विश्लेषण का निरूपण हेतु। जैसे कि हाइफन का अपन यूज होता है, जैसे अपन ने लिख दिया इंट्रोडक्शन और यहाँ पे हाइफन लगा के उसको क्या करते हैं? विश्लेषण उसका कर दिया। ठीक है। फिर डॉट और शून्य क्या होता है? संश्लेषी, किंतु अवधारणाओं के विश्लेषण हेतु नहीं। ये संश्लेषी हेतु होता है पर अवधारणाओं के विश्लेषण हेतु नहीं होता है। अपोस्ट्रोफी प्रत्येक शीर्षक में निहित 2 तत्वों जिनके अंक समान है पुनरावृत्ति रोकने हेतु। ठीक है, आपने देखा अपोस्ट्रोफी कहाँ लगा होता है? जैसे इट्स लिखा है तो ऐसा लिखा होता है इट्स, है ना, इन एपोस्ट्रोफी लगा होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। वर्गाकार कोष्टक का यूज कहाँ होता है? मध्य निवेश युक्ति हेतु। चलते हैं हम आगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में क्या बताया गया है? देखिए, UDC एक पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। पूछा जाता है कि UDC कैसी पद्धति है? तो ये एक पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है और इसको किसने विकसित किया था? तो पॉल ऑडलेट और हेनरी ला फॉन्टेन ने विकसित किया था 1895 में। नेक्स्ट पॉइंट CC में
सीसी में प्रणाली के लिए वर्गांक कालक्रम विधि द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ये आता है सीसी प्रणाली के लिए जो वर्गांक हैं वो किस विधि द्वारा निर्मित किए जाते हैं, तो ये कालक्रम विधि द्वारा निर्मित किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है सीसी मतलब कॉलम क्लासिफिकेशन, कैसी पद्धति है, तो ये एकल खंडी वर्गीकरण पद्धति है, एकल खंडी वर्गीकरण पद्धति है। नेक्स्ट है ईसी रिचर्डसन ने क्या कहा है, ईसी रिचर्डसन ने कहा कि जो अंकन होता है, नोटेशन एक संक्षिप्त प्रतीक है, इसको आप याद रखिएगा, नोटेशन एक संक्षिप्त प्रतीक है। फिर ब्रिटेन में ग्रंथालय अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1850 में पारित हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, डिजाइन ऑफ डेप्थ क्लासिफिकेशन का निर्माण किसने किया, तो ये रंगानाथन जी ने किया था। नेक्स्ट है मार्गरेट मान के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण ज्ञान का वर्गीकरण है। इनका ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आता है सीधे सीधे कि मार्गरेट मान के अनुसार 3-4 पॉइंट दे देंगे और उन्होंने कौन सा सही है, तो ये पुस्तकालय वर्गीकरण ज्ञान का वर्गीकरण है। BSO ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग क्या है, तो ये कि वर्गीकरण पद्धति है, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग एक वर्गीकरण पद्धति है। नेक्स्ट है श्रृंखला प्रक्रिया क्या है, श्रृंखला प्रक्रिया विषय शीर्षक प्राप्त करने की विधि, श्रृंखला प्रक्रिया विषय शीर्षक प्राप्त करने की विधि। कुल नाम यानी कि सरनेम के अंतर्गत मुख्य प्रविष्टि हेडिंग बनाने का विचार किसका था, सरनेम के आधार पर मुख्य प्रविष्टि हेडिंग बनाने का विचार था थॉमस बाउले को। सहायक प्रविष्टियों को क्या कहते हैं, तो सेकेंडरी एंट्रीज कहते हैं, सहायक प्रविष्टियों को सेकेंडरी एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड भी है, बुलेटिन बोर्ड सेवा क्या है, बुलेटिन बोर्ड एक ब्लॉग सेवा है। साइबर स्पेस शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था या यूज किसने किया था, तो विलियम गिब्सन ने किया था साइबर स्पेस का। सैंडॉग की स्थापना कब हुई थी, सैंडॉग की स्थापना हुई थी 1971 में। इसका फुल फॉर्म आता है हमेशा आता है, तो स्मॉल एंटरप्राइज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, स्मॉल एंटरप्राइजेस नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है निस्केयर का मुख्यालय, ये पूछा जाता तो नई दिल्ली में, निस्केयर का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इफ्ला ट्रेंड की प्रकाशन अवधि कैसी है, तो ये हाफ ईयरली अर्धवार्षिक इफ्ला ट्रेंड की प्रकाशन अवधि है। मुसाफिर मेमोरियल लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो ये पटियाला पंजाब में मुसाफिर मेमोरियल लाइब्रेरी है और एक केंद्रीय पुस्तकालय है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। विषय निर्माण की विधियां का निर्माण किसने किया, तो विषय निर्माण की विधि का विकास किया था डॉक्टर रंगानाथन ने। लेकिन इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि विषय निर्माण की विधि का 1973 में वैज्ञानिक आधार पर विकास किसने किया, तो ये नील मेघन ने। ये पाता है कि विषय निर्माण विधि का वैज्ञानिक आधार पर विकास किसने किया, ये नील मेघन ने। और कब किया, तो 1973 में किया। फिर आइए तो देखते हैं कि मूल विषय मतलब बेसिक क्लास क्या है, तो वर्गीकरण प्रणाली में ज्ञान जगत के लिए प्रमाणिक या मुख्य वर्ग, प्रमाणिक या मुख्य वर्ग। विषय निर्माण की समस्त, नेक्स्ट पॉइंट है विषय निर्माण की समस्त विधियों के लेखक कौन है, तो ये डॉक्टर रंगानाथन ने विषय निर्माण और नील मेघन ने, इन दोनों ने विषय निर्माण की विधियों का विकास किया। और एक इसलिए किया था कि विषय संरचना की विधि को कॉलम क्लासिफिकेशन के लिए ही विकसित किया था। नेक्स्ट है ब्राउनी पद्धति का आविष्कार कहाँ हुआ, तो अमेरिका में हुआ। और किसने किया, तो जेडी ब्राउनी ने किया। आज और मैंने क्या किया है, आज इसमें कुछ MCQs भी ऐड कर दिए हैं। मुझे लगा MCQs ऐड करना चाहिए तो मैंने MCQs ऐड किए हैं। तो चलिए हम उन MCQs को कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें पूछा गया है कि DDC का फुल फॉर्म क्या है, तो DDC का फुल फॉर्म है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट है किसी विषय में श्रेणी व्यक्तित्व को पहचानने के लिए शेष विधि का उपयोग किस श्रेणी के लिए किया जाता है, तो ये ऊर्जा श्रेणी के लिए ही किया जाता है। तो सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो CC में P2 व्यक्तित्व का दूसरा स्तर दर्शाता है, ठीक है। और वैचारिक पद्धतियों में विशिष्ट वर्ग का प्रावधान CC पद्धति में आता है, तो ये दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है CC में भारत के लिए वर्गांक 46 है, ये तो सही नहीं है, ठीक है।
और डीडीसी में अब तक 21 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसका सही आंसर है ओनली 2। नेक्स्ट है कला संबंधों को आपस में जोड़ने के लिए कौन से संयोजी चिन्ह का यूज होता है? कला के लिए शून्य संयोजी चिन्ह का यूज होता है, तो सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गांक वर्गीकरण के क्षेत्र में विषयों का अध्ययन करने के लिए रंगानाथन ने निम्नलिखित में से किस स्तर पर कार्य करने का प्रारूप रखा है? तो एक यह है वैचारिक स्तर पर, शाब्दिक स्तर पर और अंकन स्तर पर। तो इसका सही आंसर उपरोक्त में से सभी। ये सभी क्या होते हैं? वर्गीकरण के क्षेत्र में विषयों का अध्ययन करने के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसी मतलब कॉलम क्लासिफिकेशन प्रणाली के लिए वर्गांक किस से निर्मित किया जाता है? तो ये किससे निर्मित किया जाता है? तो कालक्रम विधि द्वारा निर्मित किया जाता है। कालक्रम विधि द्वारा निर्मित किया जाता है, तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा वैचारिक स्तर से संबंधित नहीं है? तो प्रसंग के उपसूत्र ये वैचारिक स्तर से संबंधित नहीं है, बाकी जबकि विशेषता का उपसूत्र ये वैचारिक स्तर पर संबंधित है, और ये वर्गों के पंक्ति संबंधी उपसूत्र ये भी, और वर्गांक की श्रृंखला से संबंधी उपसूत्र ये भी। लेकिन ये सी नंबर का आंसर सही है इसमें कि ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विस्तृतता अंकन की विशेषता है, नहीं। कृतांक की परिसूत्र का निर्माण बिलिस महोदय ने किया, ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर है डी, ना तो ए और ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकन एक समुचित चिन्ह है, यह परिभाषा ईसी रिचर्डसन ने दी है। अभी मैंने ऊपर ही बताया था, ये देखिए ये आ चुका है, तो ये सही आंसर है इसका। और सीसी पद्धति में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है इसका 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेशनल पद्धति में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर है इसका ए। क्विक वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किसने किया? तो ये जेडी ब्राउनी ने किया। क्विक वर्गीकरण पद्धति का निर्माण जेडी ब्राउनी ने किया, तो सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंसिव वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किसने किया? तो सी ए कटर ने किया था एक्सपेंसिव वर्गीकरण पद्धति का निर्माण, तो सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है वर्गीकृत सूची को क्या कहते हैं? तो वर्गीकृत सूची को क्या विषय सूची कहते हैं, तो सही आंसर है इसका डी, वर्गीकृत सूची को विषय सूची कहते हैं। निमोनिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो निमोनिक शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा से हुई है, तो सही आंसर है इसका डी, निमोनिक शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीसी के द्वितीय संस्करण में कॉमन आइसोलेट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये द्वितीय संस्करण में कॉमन आइसोलेट किस नाम से जाना जाता है? तो फार्म डिवीजन के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 से अधिक लेखक हों तो प्रविष्टि का निर्माण होता है। यदि 3 से अधिक लेखक हों तो प्रविष्टि का निर्माण होता है आस्था से, तो सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचीकरण में et.al का प्रयोग किया जाता है। तो सूचीकरण में et.al का प्रयोग 3 से अधिक लेखकों हेतु किया जाता है, तो सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस रचना के लेखक का नाम पता नहीं होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो अमानक रचना के नाम से जाना जाता है, तो अमानक रचना के नाम से जाना जाएगा, तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य एकल की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो सामान्य एकल की अवधारणा का प्रकाशन किया था मेलविल डेवी ने, तो सही आंसर है इसका मेलविल डेवी, सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विषमांगों के क्रम निर्धारण के लिए सबसे पहले किसने एक सूत्र बनाया था, एक परिसूत्र बनाया था? तो ये किसने बनाया था? ये बनाया था डॉक्टर रंगानाथन जी ने बनाया था। तो सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकन का संक्षिप्त प्रतीक, यह कथन किसका है? अंकन एक संक्षिप्त प्रतीक है, ये पहले भी देख चुके हैं, तो E.C. रिचर्डसन ने कहा है। तो सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी में पूर्ववर्ती सामान्य एकल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है रोमन, स्मॉल एवं इंडो एरबिक द्वारा के साथ किया जाता है। तो सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके विषय में है? तो पत्र अनुक्रम के विषय में है। तो सही आंसर है इसका बी, पत्र अनुक्रम के विषय में है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।